क्या? अभी तक तो कंफर्म सोचा नहीं है, पर हाँ अभी तो जिस हिसाब से लग रहा है उस हिसाब से मैं अभी तो यूरोलॉजी को ही सपोर्ट परसू करना चाहूँगा। पर वो पढ़ाई के दौरान बदल भी सकता है, तो ऐसा कुछ रिजिड नहीं रखा है मैंने अपनी चॉइसेस को, फ्लेक्सिबल है। पर हाँ एक नेचुरली प्रेफरेंस है मेरी यूरोलॉजी की तरफ। क्या इसको क्या विरासत को संभालने की योजना बना रहे हैं? मतलब वही उसी प्रकार की है, पर पापा ने कभी ऐसा बोला नहीं है कि तुम्हें यूरोलॉजिस्ट ही बनना है। वो तो हमेशा बोलते हैं कि नई चॉइसेस एक्सप्लोर करते रहो और क्या क्या और फील्ड्स उठ रही हैं तो उनको देखते रहो। तो एज सच कुछ प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर कि यूरोलॉजिस्ट ही बनना है। ये बड़ा अचीवमेंट है, दूसरी बार आपको देनी पड़े एग्जाम। दूसरी बार जब एग्जाम दे रहे थे तब क्या चल रहा था मन में? मतलब जब रीनीट अनाउंस हुआ था तब तो काफ़ी डिप्रेसिंग और दुखी का माहौल था, क्योंकि 3 मई का नीट काफ़ी अच्छा गया था। पर फिर उसके बाद यही सोचा कि सभी 22 लाख बच्चों के लिए नीट है, और क्या पता ये, और जो नीट हुआ था उसमें असली रैंक या फिर असली पोटेंशियल भी सामने नहीं आता है। इस कारण से जो रीनीट हुआ वो काफ़ी सही डिसीजन रहा, और उसी के कारण मेरा मार्क्स और मतलब रैंक इम्प्रूव हुई, काफ़ी इम्प्रूव हुई 3 मई वाले नीट से। तो मैं रीनीट के समय तक तो लगता था कि क्यों हो गया, पर फिर जैसे ही रिजल्ट आया और जब उसके बाद देखा तो फिर लगा कि नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, भगवान सब लिख के रखते हैं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, बहुत अच्छी बात कही। जो एग्जाम जब कैंसिल हुआ हाँ और जब नेक्स्ट डेट डिसाइड हुई, इस हाँ। दौरान क्या करते रहे? इस दौरान तो काफ़ी, मतलब जब 10 मई से शायद नीट लीक की बातें चालू हो गई थी, 11 मई को पूरे न्यूज़ में था और 12 मई को रीनीट अनाउंस हुआ था। तो इन 3 दिन तो पूरे समय में मतलब बैठा रहता था ट्विटर वगैरह में कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। फिर जैसे ही 12 मई को रीनीट अनाउंस हुआ तो फिर थोड़ा अंदर से काफ़ी बुरा लग रहा था उस समय तो, कि क्यों हो गया, वापस नहीं पढ़ सकता मैं, क्योंकि एक 10 दिन हो गए थे मेरे को कुछ भी पढ़े हुए तब तक। तो इस कारण से थोड़ा दुख लग रहा था, पर फिर मैंने वही अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हुए देखा और बाकी जो बच्चे थे, तो उनसे ये समझ में आया कि जब सब बच्चे ही कर रहे हैं तो मैं भी कर ही लेता हूँ एक बार, एक आखिरी महीना और मैं अपनी फोकस से पढ़ लेता हूँ, क्या पता कुछ अच्छा, और क्या पता इससे भी ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो जब पहला एग्जाम दिया था तब उम्मीद थी? पहले एग्ज़ाम जब दिया था तब एग्ज़ाम से निकलने के बाद तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, पर जैसे-जैसे बच्चों के मार्क्स आ रहे थे तो उस हिसाब से रैंक जितनी इस बार आ रखी है उतनी नहीं आती, मतलब थोड़ी ख़राब रैंक ही आती। तो इस कारण से रीनीट काफ़ी फ़ायदेमंद रहा मेरे लिए तो। उस पर्टिकुलर टाइम में कितनी पढ़ाई की और कैसे मैनेज किया, अगर उस कुछ बता पाओ? पर्टिकुलर टाइम में ऐसा मैंने पढ़ाई मतलब कुछ भी मैंने टॉपिक्स पढ़ना चालू नहीं किया था, मैंने बस क्वेश्चंस लगाने चालू किए थे। फिजिक्स केमिस्ट्री में, बायो में मैं बस एनसीईआरटी पढ़ लेता था, और पेपर जो कोचिंग वाले कराते थे उनको मैं डेली देता था, डेली फुल सिलेबस टेस्ट होते थे। तो जितनी 3 मई के पहले तक पढ़ाई की थी उतनी लेवल पे पढ़ाई तो नहीं कर रहा था, पर हाँ एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखी थी पूरा एक महीना, तो उस कारण से प्रेशर उतना नहीं था कभी। कंसिस्टेंसी का बहुत महत्व होता है, मेरे को लगता है। जी बिल्कुल। ये शेड्यूलिंग बता पाओगे अपने दिनचर्या जो बोलते हैं पढ़ाई? शेड्यूलिंग तो ऐसा रहता था कि सुबह मैं 8 साढ़े 7 8 बजे के आसपास उठता था, नाश्ता करके मैं 1 2 घंटा पढ़ लेता था। उसके बाद हमारी क्लासेस होती थी, क्लासेस से आके मैं 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ कुछ भी स्पोर्ट्स वगैरह जैसे टेबल टेनिस हो गया या फिर क्रिकेट हो गया वैसा खेल लेता था। फिर खाना खाते थे और फिर उसके बाद हम लोग उसके बाद मैं पढ़ने बैठता था। उस रात को कम से कम 2 3 घंटा पढ़ के वापस से थोड़ा बहुत फैमिली के साथ रिलैक्स करके मैं सोने चले जाता था, और 6 से 7 घंटे की नींद मैं हर रोज़ लिया करता था। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बोली कि आप पढ़ाई को बूस्ट करने में खेल का भी महत्वपूर्ण योगदान देखते हैं। जी बिल्कुल, वो मतलब कभी भी आपको पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई करने से दिमाग मतलब उतना काम नहीं करता है। तो आपको हमेशा मतलब अपनी फिजिकल हेल्थ में ध्यान देना है, और मतलब फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा जो खेल में आप अपने लोगों के साथ जिनके साथ खेलते हैं उनसे मेंटल हेल्थ ज़्यादा बूस्ट होती है, तो जो प्रिपरेशन के समय काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि आपको हमेशा एक वो रहता है कि मतलब एक फील गुड टाइप की फीलिंग आती है, जिस कारण से आप हमेशा प्रिपरेशन में फोकस रहते हैं। क्रेडिट किसको देना चाहिए? क्रेडिट तो मैं सभी को देना चाहूँगा, अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने दोस्तों को, अपने बहन को,
मैं सभी को इक्वल क्रेडिट देना चाहूँगा क्योंकि सबका ही अलग अलग रोल रहा है मेरी प्रिपरेशन और मेरी रैंक के लिए। थैंक यू। बड़े चेहरे पे खुशी दिख रही है। हाँ, एक माँ के चेहरे की खुशी है। कैसे आप अपने बेटे को आप पढ़ाती रही है? नहीं, बच्चा शुरू से ही होनहार रहा है। उसकी क्रेडिट हमेशा मेरिटोरियस ही रही है। हमेशा वो फोकस्ड रहा। उसने जब भी पढ़ा पूरा मन लगा के पढ़ा। पेरेंट्स का एज सच पढ़ाई में योगदान नहीं रहा। हाँ, टीचर्स उसको बहुत अच्छे मिले, दोस्त बहुत अच्छे मिले, जिनकी वजह से वो आज यहाँ पे है, और बड़ों का आशीर्वाद तो है ही। वो विरासत को संभालने की बात। विरासत तो बहुत दूर की बात है। अभी तो एक अच्छा इंसान बनना है, एक अच्छा डॉक्टर बनना है और अच्छे से अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है। मेरा नाम डॉक्टर अनुपमा सोलंकी है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम सब डॉक्टर्स के लिए। चाहे हमने जहाँ से एक सपना होता है कि एम्स दिल्ली में पढ़ना, और मेरे बेटे ने भी ये सपना देखा था, वो अचीव करा। इससे बड़ा दिन हम लोग के लिए कुछ हो नहीं सकता है। और दूसरी चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट कि जिस दिन आपके बच्चे से आपको जाना जाए, पेरेंट्स का नाम बच्चे से हो, वो भी बहुत बड़ा दिन है। तो दोनों चीज़ एक साथ अचीव हुई है, इसलिए चेहरे की खुशी छिप नहीं रही है। एक आपके बेटे ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो नेट यूजी का जो री एग्जाम हुआ, ये बड़े पॉजिटिव रहा बेटे के लिए। ये हम लोग पूरे समय रोज ही बात करते थे कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। और हम लोग का हमेशा का मानना है कि आपका बेटर, उसको पेपर कठिन आने से ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला था क्योंकि उसकी मेहनत बिल्कुल अलग लेवल की थी। तो पहला पेपर थोड़ा सरल भी आया था, तो हम लोग उसको यही समझाते थे कि बेटा जो हो रहा है वो अच्छा होगा। भगवान के अलग प्लान होते हैं, हम जो सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छे प्लान भगवान आपके लिए बना के रखता है। ये उसी के प्रति है। जी। बेटे का रुझान यूरोलॉजी की तरफ जा रहा है आपकी विरासत को संभालने के लिए? ऐसा कभी मैंने नहीं बोला है कि ऐसा तुम्हें करना है। उसको अभी थोड़ा दिमाग में है, और अभी भी नहीं बोलता हूँ। मैं तो ये भी नहीं बोलता हूँ कि भैया तुम आ जाओ, वापस आ जाओ, यूरोलॉजी करो। तुम्हें जहाँ खुश रहो वहाँ खुश रहो, जो ब्रांच करना है करो।